Hari Om. Good afternoon to all and welcome to in-house training program. Today's topic is anger-free school. प्रियवाक्यं प्रसादेन सर्वे तुष्टन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन कार्यदृष्टा। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन कार्यदृष्टा। वचन में दरिद्रता क्या? अच्छी वाणी बोले ताकि माहौल विद्यालय का खुशनुमा हो, वचन में मधुरता हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को इस माहौल में ढालने का प्रयास किया ताकि बच्चे उस खुशनुमा माहौल में मजेदार तरीके से विषय वस्तुओं को सीख सकें, अपने आप को वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके। एनईपी का मुख्य ध्येय भी यही है कि बच्चे एंगर फ्री माहौल में सीखें और इसी के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया भी जा रहा है ताकि जितने भी शिक्षक हैं वो इस विषय वस्तु को समझकर अपने आप को उसके अनुरूप डाल लें। प्राचीन गुरुजी वाली पद्धति नहीं चले, गुरुजी चले गए हैं और रटवा रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं डर से। कुछ बच्चे टिफिन खा रहे हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं। ये माहौल नहीं हो, क्योंकि कक्षा कक्ष का माहौल जो है वो खुशनुमा तभी होगा जब बच्चे सभी एक्टिव होंगे, तभी कहा जाएगा कि हाँ माहौल खुशनुमा है। ये नहीं कि कुछ बच्चे सो रहे हैं, नींद मार रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, क्योंकि बोझिल जो पाठ्य है, विषय वस्तु बोझिल है। कुछ बच्चे अपने माथे के तनाव को हटाने के लिए टिफिन खाना शुरू कर देते हैं। तो इस ढंग का माहौल को हटाने के लिए सीबीएसई ने विद्यालय प्रबंधन को इस प्रकार बनाने का निर्देश भी दिया है कि स्कूलों को एंगर फ्री जोन में या नो एंगर जोन में बदलने के लिए तैयार करने का व्यवस्था दिया जाए ताकि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सके, बच्चे एकाग्र होकर सीख सकें। जैसे हम लोग जानते हैं शरीरम अद्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर धर्म साधना का स्थल है। हम साधना तभी कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ कब होगा? जब पोषण सही होगा। मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ रहेगी, चिंतन सही होगा और वो संवेदनशील बन सकेगी और कुछ आदतें बदल सकेगी, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही बनते हैं। और समग्र मानसिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क काफी एक्टिव होता है। जो बातें बाल्यावस्था में सिखा दी जाती है वो जीवन पर्यंत उसको याद रहता है। प्रथम शिक्षक माँ होती है। माँ जो चलना सिखाई कभी भूलते हैं क्या? जब शरीर निर्बल हो जाता है, काया निर्बल हो जाती है, तब पहले आप डगमगाते हैं, पैर से चलते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते जाते हैं पग नहीं डगमगाते। बच्चे को संबंधों के बारे में जब बताया जाता है, रंगों के बारे में, विभिन्न फलों फूलों सब्जियों के बारे में बताया जाता है, ये घर पर ही ये शिक्षा दे दी जाती है। उसके बाद बच्चे अक्षर ज्ञान के लिए विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनकी भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सीबीएसई स्कूलों को क्रोध मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए, इस नए विकास के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है।
तभी बच्चों को अध्ययन के दौरान सही कौशल और मन की संतुलित स्थिति विकसित की जा सकेगी। In this concept, everyone has to manage anger, and this not only includes students but also teachers, parents, and other instructors. The elders set examples for little ones, so they are able to manage suppressive emotions. Some way to promote include smiling, genuinely and responding to greeting to each other, and breathing, exercise, and talking can be encouraged, and most children and teachers are now online equally. Important to practice switching off from digital activities, cell phones, and constant screen times, keeping time off for oneself. Allow every young children to be mindful. तो केवल क्रोध कब होता है, चिड़चिड़ापन क्या होता है और कैसे चिड़चिड़ापन आता है मन में? एक तो उम्र के कारण, दूसरा तनाव की स्थिति में क्रोध आता है, और क्रोध में लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, ऐसी उक्तियां निकल जाती है। तो क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वाणी के घाव काफी गहरे होते हैं। इस जन्म में लोग नहीं भूल पाते, अगला जन्म तो लोगों को ज्ञात नहीं। तो बच्चे, पिछले दिनों भी पूर्व छात्र सम्मेलन हो रहा था, बच्चे भी बोल रहे थे कि विनय आचार्य जी हमको 7-8 थप्पड़ मारे थे गाल में। तो ऐसा नहीं कि बच्चे जिंदगी पर्यंत आज तक वो याद रखे हैं, बिजली ऑफिस में काम कर रहे हैं फिर भी वो याद रखे हैं कि आचार्य जी से मार खाए थे बचपन में। क्योंकि पहले का अध्ययन कौशल अलग ढंग का था। गुरुजी छड़ी लेकर के पीटते थे गुरुकुल में, पद्धति में गलती किए छड़ी से पीट दिए। अब वैसी पद्धति नहीं, अब एंगर फ्री जोन बनाने की व्यवस्था है कि बच्चे, बताए थे पिछले दिनों भी एक कहानी बताए थे कि एक बच्चा अपने दादाजी के साथ जा रहा था और यह पूर्व संध्या थी, 9 वर्ष आंग्ल 9 वर्ष, 31 दिसंबर की बात थी। 3-4 लोग खस्सी को खींच करके ले जा रहे थे, खस्सी जाना नहीं चाहता था, जबरन ले जा रहे थे। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या बात है, इसको ये क्या है? दादाजी ने बताया ये कसाई है, खस्सी नहीं जाना चाहता है, उसको जबरन खींच के ले जाते हैं, उसको काट देंगे। तो बोलते दादाजी आप ही तो हमको खींच खींच के स्कूल ले जाते हैं। सोचिए क्या अवस्था बच्चे का विचार, उस ढंग से बच्चे सोच रहे हैं। उनका दिमाग कहां से कहां पहुंच गया कि दादाजी ऐसे खींच खींच के हमको ले जा रहे थे, हम जाना नहीं चाहते थे। बच्चे अक्सर क्या विद्यालय में रोते हैं। प्रथम दिवस में कुछ विद्यालयों में, मिशनरी विद्यालयों में देखा गया है कि प्रथम दिवस जो होता है बच्चे का रोने का काल होता है। उसके माँ पिता दोनों स्कूल में पूरा संभाले हुए रहते हैं टेंट में अपने आप को कि बच्चा आज रोएगा, रो करके निकलेगा। वास्तव में वैसी ही बात होती है। क्यों बच्चा रोए, हंसते हुए स्कूल जाए, हंसते हुए स्कूल से आए, ऐसा जोन बनाया जाए। ये कल्पना है एनईपी की, एनईपी 2020 में कि बच्चा हंसी खुशी स्कूल जाए, स्कूल जाने के प्रति वो इच्छुक हो कि हमको स्कूल जाना है। कुछ विद्यालयों में जैसे शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं, उन रोते नहीं है, कभी भी रोते नहीं हुए पाया गया। केवल यही नहीं, बाका ही नहीं, समूचे भारतवर्ष के शिशु मंदिरों में, बाल वाटिकाओं में बच्चे खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं और आते हैं और जाने के लिए इच्छुक होते हैं कि आज हमको विद्यालय जाना है, क्योंकि उनके मन में वो भय नहीं है। क्योंकि शिक्षक आचार्य दीदी जी जो होते हैं मन लगाकर उन्हें सिखाते हैं। एक अपनत्व तो है उनमें, आत्मिक लगाव है बच्चों में और शिक्षकों में।
उस लगाव के कारण उन्हें बाहरी फील नहीं होता है कि हम बाहर के हैं या घर के हैं। इसलिए बच्चे क्या वहां अलग अनुभव नहीं करते। तो घर जैसा माहौल क्रिएट करना, एंगर फ्री जोन बनाने का मतलब यही है कि उस बच्चे को ये फीलिंग हो कि घर के माहौल में ही हम सीख रहे हैं, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। उनकी दमित जो भावनाएं हैं, यदि उसमें कुंठाग्रस्तता है, घर में कोई डांट रहा है तो उसको आपको आके जरूर बता सकें, दीदी जी, आचार्य जी, आज हमको पिताजी पीटे, मारे, ये काम किए थे। क्योंकि उनके मन में भी यह होता है कि हमको क्यों मारे, क्यों डांटे। अभी एक फेसबुक पर भी देखे होंगे आप लोग, एक आ रहा था कि एक छोटा सा बच्ची बोल रही है उससे आईफोन टूट गया है और वो बच्ची बोल रही है पाकिस्तान चली जाऊंगी। सोचिए, छोटे बच्चे के मन में वो स्क्रीन का देखता है कि कोई पाकिस्तान चला गया भाग करके, तो उसके मन में होता है हम भी पाकिस्तान बोल के धमकाएंगे माँ पिता को। तो उसके मन में जो भावना है कि माफी नहीं मांगेंगे। छोटे बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव हो जाएंगे, यदि आप पिटेंगे तो उनकी भावनाएं दमित हो जाएगी, उनके मन में यदि कुछ जिज्ञासाएं है वो उसके अंदर ही रह जाएगी, वो आपसे नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए जैसे शिशु वाटिकाओं में, विद्या मंदिर में कि दिवस प्रमुख जो होते हैं मुस्कुराते हुए बच्चों का स्वागत करते हैं, कि कुछ तरीके प्रचार करने के कुछ तरीकों में वास्तविक रूप से मुस्कुराना और एक दूसरे को बधाई का जवाब देना शामिल है। बच्चे जब विद्यालय के द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत से टीवी में देखा, वीडियो में देखा गया कि बच्चे को बुलाया जाता है, उस पर हाथ मिलाना है तो हाथ मिला, प्रणाम करना है प्रणाम करना है, हाथ जोड़ के, पैर छूना है पैर छुए। तो विभिन्न तरीकों से मुस्कुराते हुए बच्चे का वेलकम करना। एक दूसरे को यदि कुछ बच्चा अच्छा करता है, राइटिंग में अच्छा करे, ड्राइंग में अच्छा करे, कुछ एक्टिविटीज में अच्छा करता है, तो उसको बधाई देना, व्यायाम और शांति से बात करने को कहना, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ये नहीं कि कंपेयर करना, उसका देखो कितना अच्छा है, उसका देखो कितना खराब है, उसकी राइटिंग तुम्हारा राइटिंग कितना खराब है, उस कंपेयर को नहीं करना। कहना कि तुम भी अच्छे बन सकते हो, तुम भी राइटिंग अच्छा हो सकता है, तुम्हारा भी ये एक्टिविटी अच्छा हो सकता है, तुम भी अच्छे करने लायक हो। थोड़ा सा प्रयास करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। करने के लिए अधिकांश बच्चे और शिक्षक, अभी टेक्नोलॉजी का युग है और क्या है, सभी ऑनलाइन जुड़े हुए रहते हैं। रात 10 बजे 11 बजे खोलिए, देखिए वो बच्चा ऑनलाइन है, वो शिक्षक ऑनलाइन है। मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क में वो अपने आप को जोड़े हुए हैं, डिजिटल गतिविधि कर रहे हैं, सेलफोन और निरंतर स्क्रीन टाइम से स्विच ऑफ करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आप समझ जा सकते हैं कि निश्चित तौर पर वो जगे हुए हैं, चाहे रात का 10 बज रहा हो, 12 बज रहा हो। तो खुद के लिए जब समय निकाल पाते हैं तो छोटे बच्चे के लिए भी समय निकालना उतना ही आवश्यक है, ताकि बच्चों के दिमाग में कुछ बातें, अच्छी बातें रहे। हम लोग एंगर पर ही फोकस क्यों करें? तो क्रोध जो है बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य के अंदर, और वो व्यक्ति में दमित इच्छाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। चाहे वो बच्चा हो, शिक्षक हो, उसके माता पिता हो, अभिभावक हो, समाज का कोई व्यक्ति हो। तो सबसे पहचान क्या है? जब बच्चा आपस में बातचीत नहीं करता है, जब उसके माता पिता आपस में बातचीत नहीं करते हैं, जब शिक्षक
उससे बातचीत नहीं करते, बच्चा समझ जाता है कि हमसे जरूर गुस्सा में है, हमसे क्रोध कर रहे हैं। बच्चा तरह तरह की एक्टिविटी से उन्हें मनाना चाहता है। एक पुराना फिल्म का गीत है, दादी अम्मा मान जाओ। उस गीत को जब आप देखेंगे कि बच्चा अपनी दादी को किस तरह मनाने की कोशिश करता है। आपके कक्षा कक्ष में भी शिक्षक जब क्रोधी होते हैं तो बच्चा फूल पत्ती ले आता है, फूल तोड़ के ले आता है, दीदी जी को देता है, दीदी जी लीजिए, आज आपका लगता है मूड सही नहीं है, कुछ विशेष बात है क्या? ऐसे बच्चे करते हैं एक्टिविटी, एक दो बच्चे, जैसा हमने पहले बताया, कुछ व्यवहार को वो जीवन पर्यंत याद रखते हैं। प्रथम दिवस बच्चे के मन में जैसा इंप्रेशन आपका होगा, वैसा ही इमेज उसके मन में आपके प्रति जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। इसलिए कक्षा कक्ष में जब प्रवेश करें तो माहौल खुशनुमा हो। विद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश करें तो एकदम बिल्कुल मुस्कुराते हुए घर के तनाव को बाहर ही छोड़ के विद्यालय परिसर में प्रवेश करना। बच्चे यदि गुस्सा करते हैं, खुद को रिजर्व रखते हैं, तो उसके विषय में भी बात करना कि क्यों वो नाराज है। बच्चे टिफिन में क्या करते हैं, अक्सर लंच बॉक्स में उनका लंच धरा का धरा रह जाता है, किसी दिन वो नहीं खाते। कारण क्या है? वो घर से गुस्सा करके आते हैं, लंच नहीं करके भी आते हैं, कुछ खा के नहीं आते हैं, भूखों आ जाते हैं गुस्से में। जिस दिन उसको डांट पड़ती है घर पर तो ऐसे ही चले आते हैं, और या कुछ अपनी मांगे मनवाने के लिए कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये सेल फोन चाहिए, 5G चाहिए, 6G चाहिए, ये बोलना शुरू कर देते हैं, ये दोगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, टिफिन ले गए, लौटा के ले गए। बच्चे से बातचीत करना। जो वो दराज बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें क्या चिड़चिड़ापन होता है, खाने की थाली को फेंक देंगे, स्वादिष्ट नहीं लगा, क्योंकि उनके मन में एक बैठ जाता है कि बाहरी खानों के प्रति एक लगाव, और वो घर के खाने को नापसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वाद बाजार का चटपटा होता है उसमें नहीं मिलता। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से घर का खाना सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ बच्चे डांटने पर उन्हें अपमान महसूस होता है, किसी से तुलना की जाने पर उन्हें अपने मन में हीन भावनाग्रस्त का फील होती है, और यही डर उनके क्रोध का कारण होती है। बच्चे जब शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, तो वो आक्रोश का रूप ले लेता है और गुस्से में बोलते हैं, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कभी क्रोध में किताब कॉपी फेंक देते हैं, तो उन्हें समझाना बैठा कर मुस्कुराते हुए एक अपनत्व का भाव के तहत उनको समझाना, यह सभी का दायित्व है। शिक्षकों के साथ साथ माता पिता का भी दायित्व है। Why focus on anger management? Anger is a result of suppressed emotion. Children cannot talk back to parents and teachers. They keep themselves and shut up or either release it in the form of tantrums or unacceptable behavior. The anger is often a result of being humiliated or compared, fear of rejection or being scolded. It is also true that children feel disrespected and shamed. It takes the form of resentment towards parents or teachers. A child who is able to express feelings freely is happy. Such a child performs well in studies. Both parents and teachers need to identify areas which diffuse tense situation and help children to become better adults.
It is important to be healthy, wealthy, and emotionally strong. Positive manners affect on active performance in a huge way. All schools have been asked to take the initiatives and forward implement the same. तो प्रत्येक बच्चे में भावना का प्रकटीकरण, कुछ शिक्षकों में भी वो बचपना होता है, घर पर नहीं खाएंगे, यहाँ भी नाश्ता नहीं करेंगे, ऐसे सोचते हैं कुछ शिक्षक, नाश्ता नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाते हैं। तो उन्हें भी समझाना कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधना, जब आप इस उम्र में नहीं खाएंगे तो ये बॉडी क्या है, रिजर्व बैंक की तरह है कि प्रथम जो 25 वर्ष की अवस्था तक का रिजर्व बैंक में जितना सेविंग अकाउंट में रखेंगे वो आपके आफ्टर 50 वर्क करेगा, क्योंकि आपके नए सेल्स बन के रहेंगे। आप वैसे खुराक लेंगे तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब आप खुराक लेंगे, खुराक तभी लेंगे जब आप टेंशन फ्री रहेंगे, गुस्से से को एक किनारे रखेंगे कि खाने से क्या दुश्मनी, खाने ने क्या दोष किया कि आप उसको नहीं खाएंगे। तो बच्चों को भी ये समझाना कि टिफिन ने कोई दोष नहीं किया, बच्चे को प्रेम से, पहले दादी नानी खिलाती थी ना कौआ को और मैना को बोल के, देखे सुने कि नहीं, या कोई खाए होंगे आप लोग, जिनके बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग उम्र दराज हैं, आप लोग इस चीज को जानते होंगे कि पहले नानी को और दादी को और करके, कौआ को और मैना को और करके माँ खिलाया करती थी बचपन में, और बच्चे सहज से खा लेते थे। अभी छोटे बच्चों को उसी पैटर्न से खिलाया जाता है, ये छोटे बच्चे को चम्मच से, देखो कौआ आ रहा है, देखो बिल्ली आ रही है, देखो ये है वो है, खिलाते होंगे, देखे होंगे। तो बच्चा जो स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होता है वो काफी खुश मिजाज बच्चा होता है, हर तरह की परिस्थितियों में वो अच्छा प्रदर्शन करता है, और माता पिता और शिक्षक दोनों को उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है जो तनावपूर्ण स्थितियों को जन्म देते हैं। तो बच्चों के बेहतर वयस्क बनने में मदद के लिए जरूरी है कि बच्चे की भावनाएं स्वस्थ हो। बच्चे की भावनाओं के स्वस्थ होने का तात्पर्य है कि बच्चे की मानसिक अवस्था भी स्वस्थ हो, शारीरिक अवस्था भी स्वस्थ हो, तभी बच्चा अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए निर्मित कर सकेगा। सकारात्मक शिष्टाचार प्रदर्शन कि बड़े लोगों को आप करके संबोधन, जैसे हम लोग कक्षा कक्ष में कैसे हैं भैया, कैसे हैं बहन करके संबोधन देते हैं, लेकिन बच्चे जो बदमाशी करते हैं क्या उसको भी वैसे संबोधन देते हैं क्या वैसे संबोधन देने से वो बच्चे और ज्यादा बदमाशी करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए आप लोग, प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपको तो बताना है। तो ऐसे बच्चे को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? डांट के करिएंगे तो फिर बच्चे हो सकता है आपका कुछ नीक नाम रख दें, आपको चिढ़ाएं, अलग ढंग से ट्रीट करें। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एक अपनत्व का भाव के साथ हम लोग एंगर फ्री जोन स्कूल को जब बना देंगे तो बच्चे हर तरह की विचार को व्यक्त करना सीख जाएंगे, फिर वो सही और गलत में भेद करना सीख जाएंगे, और कक्षा कक्ष में फिर वो अशिष्टता नहीं करेंगे। As per the circular of CBSE secretary, one day in a month will be allocated to mental health for children in all schools. Arts and physical education will be taken as a considered anger-free zone. A universal happy environment will be added to the initiative to the more successful, and making our school anger-free zone will help our students in developing effective skills and eradicating emotions like fear, disrespect, humiliation and hurt. These are the byproducts
product of anger. The board has advised the school to place board with the message, "This is an anger-free zone school." In the reception area and other strategic location in their campus, children are the hard bringers of challenge, and what they learn in the school, they will teach that to their parents. Imagine children going home and telling their parents, "You are not allowed to be angry." This way both school and home will have a happy environment for them. Therefore, as a part of this initiative, the school must also take up exercise with children to help them overcome their own anger issue, and also empower them with tools so that they can help other overcome their anger issue. तो इस पहल को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि प्रभावी कौशल का विकास, ताकि बच्चे भय, अनादर, अपमान की भावनाओं को दूर रख सकें, को दूर कर सकें, से इन भावनाओं से दूर रह सकें। आप सोचिए कि रामायण का कालखंड, राम का राज्याभिषेक होने वाला, एकाएक खबर आती है कि कल का राज्याभिषेक स्थगित हो गया। सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। राम को क्रोधित करने का प्रयास होता है कि उनके भाई लक्ष्मण भी कहते हैं, तीर धनुष बेकार के लिए रखे हो क्या? राम को उसके पिता बुलाते हैं, देखो तुम्हारी मां ऐसे हमसे गलत करवा रही है, तुम सेनापति हो अयोध्या के, तुम्हें तो क्रोधी होना चाहिए, हमको बंदी बना लो और कल का राज्याभिषेक तुम्हारा ही हो, ऐसा हम भी चाहते हैं। उन्होंने कहा, मां ने हमें बचपन में इतने प्रेम से पाला, कभी भी भेद नहीं किया भरत में और हम में, उस मां के प्रति हम कैसे करें? और आप बोलते हैं बंदी बना लो। आपने बचपन से पाला और जो शिक्षाएं आपने हमें दी उसके तहत मैं उसका पालन करूंगा पिताश्री, और मैं वन जाऊंगा और भरत को राजगद्दी होगी। ये प्रसंग है कि बच्चे किस प्रकार अनुकरण करते हैं बचपन के अनुभवों का, और वो एक शिष्टाचार विकसित होता है बच्चे के मन में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता को नावई माता। एक शिष्टाचार का भाव बच्चे में बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही भर दी जाती है, जिसको वो जीवन पर्यंत निभाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह मर्यादित आचरण करते हैं बच्चे, जो भविष्य के कर्णधार होते हैं। देखिए भाई भी कैसा, अभी देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में युद्ध का माहौल है, विभिन्न कोर्ट कचहरियों में झगड़ा ही झगड़ा है, भाई भाई से झगड़ रहा है, कोर्ट कचहरी में मुकदमा कर रहा है, जमीन जगह के लिए झगड़ा है, अनेक वस्तुओं के लिए झगड़ा है, देश देश के बीच भाई भाई का झगड़ा, रूस यूक्रेन का झगड़ा है, दोनों तो पड़ोसी देश हैं, और रोटी और बेटी का संबंध है दोनों देशों में। फिर कैसा झगड़ा हो रहा है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी रामायण पढ़ाने की जरूरत है कि जब भरत को राजगद्दी हुई, राम को वनवास हुआ, तो भरत ने राजगद्दी में राम का खड़ाऊ रख करके शासन किया था, पत्थरों पर सोए थे कि राज्य काज कैसे चलाया जाता है, एक भाई भाई का मिलाप कैसे होता है, भाई भाई की जो होती है प्रेम भावना कैसी होती है, ये विकसित होता है विद्यालय में।
और यह भारतीय विश्वविद्यालयों में, भारतीय विद्यालयों में जो प्राचीन पद्धति थी उसमें यह भाव थी कि वसुधैव कुटुंबकम, यही भाव लाने की अवस्था है NEP 2020, जिसमें एंगर फ्री जोन के विद्यालयों की कल्पना की गई कि विद्यालय एंगर फ्री हो और वातावरण को, विद्यालय के वातावरण को सार्वभौमिक खुशहाल वातावरण में बदला जाए, ताकि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो सफल हो सके, बच्चे अधिक से अधिक सफल नागरिक बन सकें, विश्व में नया नवाचार कर सकें और उसके लिए अपने आप को बच्चे सक्षम बनाएं। तो रामायण में, महाभारत में हर एक अध्याय में एक एक सीख है समाज के लिए, देश के लिए, उन राष्ट्रों के लिए जो आपस में झगड़ते हैं। तो ऐसा प्रभावी कौशल विकसित करना कि बच्चे अपने आप को एक सफल नागरिक बना सकें, ये उद्देश्य है इस प्रशिक्षण का भी। आप लोग जिस प्रशिक्षण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं उसका भी यही उद्देश्य है कि उस माहौल में अपने आप को डालें कि विद्यालय जब पहुंचे, समय से पूर्व विद्यालय पहुंचे, और विद्यालय में जब बच्चे का आवागमन शुरू हुआ तो उस समय हंसते हुए, मुस्कुराते हुए घर के माहौल की तरह विद्यालय का माहौल बनाए, ताकि बच्चे अपने आप को उस माहौल को अलग नहीं समझ बैठे कि विद्यालय आए हैं, बोझिल वातावरण नहीं हो, कि अपने परिसर में स्वागत क्षेत्र बनाएं। रिसेप्शन रूम होता है बड़े बड़े विद्यालयों में, क्या होता है उसमें रिसेप्शन रूम में आप देखे होंगे। अपने विद्या मंदिर में क्या है, क्रोध मुक्त क्षेत्र प्रतिदिन होता ही है। बच्चे चूंकि परिवर्तन के अग्रदूत हैं, वे जो विद्यालय में सीखते हैं अपने माता पिता को भी सिखाते हैं। भोजन मंत्र होता है, भोजन मंत्र घर जाके सिखाते हैं, विभिन्न मंत्रों को माता पिता सब जो है काफी प्रभावित होते हैं। विद्या मंदिर में ये सिखाया जाता है, संस्कार सिखाया जाता है। तो वो संस्कार वो बच्चे अपने घर में भी बताते हैं कि हमने आज ये सीखा, ये मंत्र सीखा। भोजन करने के पूर्व उस मंत्र का पाठ वो घर पर भी अभ्यास करते हैं। प्रातः उठ करके वो हाथ को देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का भी वो पाठ करते हैं। इस प्रकार घर का भी माहौल क्या होता है, खुशनुमा हो जाता है। जब मंत्रोच्चार होता है तो अच्छी बातें आती है दिमाग में। इसलिए इस पहल के एक हिस्से के रूप में स्कूल को बच्चों के साथ अभ्यास करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने क्रोध के मुद्दों पर काबू पाने में मदद मिल सके। राम चाहते तो क्रोध भी कर सकते थे, जो क्रोध जहां जरूरी है वहां तो क्रोध करना है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बहते बहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उधी अधीर धड़क और उसके आग राम के सर से। उस समय राम को क्रोध आता है कि समुद्र को ही सुखा देंगे, मार्ग नहीं देगा। तो जब बात नहीं बनती है शांति से, तब क्रोध की भाषा। इसलिए जहां क्रोध जरूरी है वहां तो क्रोध हल्का करना ही है, लेकिन विद्यालय में जहां बच्चे सीखते आते हैं वहां का माहौल में नहीं करना है। क्रोध करना है बैटलफील्ड में करना है। बैटलफील्ड लाइफ ऊंचा बैटलफील्ड है, डेली चुनौतियों से जूझ रहे हैं सभी। वहां क्या है, क्रोध जहां जरूरी हो वहां आवश्यक है। तो कितने तरह के ये क्रोध होते हैं। विभिन्न अनुसंधान में 12 प्रकार के क्रोध को बताया गया है। Anger can be expressed in many different ways, and cause of anger can differ as well. Research shows that anger exists in several levels and spectrums and can be split into 12 types. Figuring out the source and types of anger you are experiencing is a great first step in learning to control and manage it. कितना प्रकार के 12 तरह के क्रोध
क्रोध किए, एक थप्पड़ लगा दिए। अलग अलग हो सकते हैं कि कई स्तरों पर, कई स्पेक्ट्रम में क्रोध होता है। महाभारत में जन्मेजय ने जो है सब सत्र यज्ञ किया कि समूचे संसार से सांपों को मिटा देंगे, क्योंकि नाग ने उनके पिता को काट दिया था। तो ये क्रोध एक स्पेसीज समाप्त होने वाली थी, लेकिन एक ऋषि ने अपने शांति भाव से उसे बचा लिया, सांपों को नष्ट होने से बचा लिया। हम लोग क्रोध करके क्या करते हैं? वस्तुओं को नष्ट करते हैं, संबंधों को नष्ट करते हैं। और जब विद्यालय का माहौल एंगर फ्री जोन में तब्दील हो जाता है तो ये वस्तुएं नष्ट होने से बच जाती है। बच्चे किताब फाड़ते नहीं, कॉपी फाड़ते नहीं, किताबें कलम को बर्बाद नहीं करते, पेंसिल का नेडल जो है बार बार तोड़ने का प्रयास नहीं करते। वो बिल्कुल स्वस्थ माहौल में सीखते हैं और फिर घर जाके माता पिता को भी सिखाते हैं। तो विभिन्न स्रोतों, विभिन्न स्पेक्ट्रम के क्रोध, जैसा कि बताया भी कि 12 तरह। फर्स्ट इज assertive anger. Assertive anger is considered a constructive form of anger expression rather than avoiding a conversation or being prone to outburst of screaming or yelling. Assertive anger is used as a healthy and productive expression of frustration to make positive change. Assertive anger can look like expressing how you feel in a healthy, safe way. For example, you might start a statement, I feel angry when, or I think. Assertive anger is combined with appropriate body language and sometimes preset expectations about methods of resolving or process the situation. This gives you the chance to express your anger in a way that enables positive change. तो पॉजिटिव चेंज के लिए जरूरी है कि हम लोग गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि बच्चे आपका जब गुस्साता हुआ चेहरा देखते हैं कक्षा कक्ष में तो सहम जाते हैं। कुछ भी पूछने से उनके मन में जो जिज्ञासाएं होती है वो दबी की दबी रह जाती है, वो व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि देखते हैं लगता है आचार्य जी आज गुस्से में, आज नहीं पूछो, गुस्सा जाएंगे, क्योंकि आपका तमतमाया हुआ चेहरा वो देखते हैं। और बहुत बड़ी पारखी होते हैं, उनका एनालिसिस जो होता है काफी बड़ा होता है, क्योंकि उतना ऑब्जर्वेशन है, जितने बच्चे हैं उतने माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो रहा है आपका। तो आपके फेस को वो पढ़ रहे हैं कि आप क्रोध में हैं कि अच्छी मुद्रा में। जब आप अच्छी मुद्रा में होते हैं, बच्चे आपके पास निकट आके पूछते हैं, दीदी जी आज हमने ये किया, देखिए। अपनी एक्टिविटी को घर में जो करते हैं उसको आपको ला के दिखाते हैं, फिर पूछते हैं। जैसे बच्चे क्रोध करते हैं या क्लास में कक्षा में चिल्लाते हैं, उछलते कूदते हैं, ठीक है, कक्षा की व्यवस्था बनाने की दृष्टि से उन्हें डांटते हैं। कभी कभी कोई शिक्षक कुछ एक्टिविटी करके ले जाते हैं, उस एक्टिविटी को जैसे ही दिखाना शुरू करते हैं सभी बच्चे शांत होकर अपने सीट पर चले जाते हैं। तो वो जो चिल्लाने का माहौल था वो शांत हो जाता है और बच्चे सीखना शुरू करते हैं कि आचार्य जी दीदी जी क्या सिखाने आई है, सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ध्यान से तन्मयता से आपकी एक्टिविटी को देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। और यदि क्रोध करके डांट दिए, एक दो बच्चे को पीटते हैं ना। गए कक्षा कक्ष में, एक दो बच्चे जो बदमाशी कर रहे हैं जाके शुरू में जाकर देना शुरू कर दिए। आप लोग आचार्य जी हैं बताइए, दीदी जी हैं, सभी शिक्षक हैं बताइए। जब दिए, एक दो को देखा, सहम गया बच्चा, आज लगता है गुस्से में, आज नहीं पूछो।
ये भावनाएं होती है, वो स्वस्थ वातावरण नहीं बनाती। एक दबी कुचली, उसमें आक्रोश इकट्ठा होते जाता है, आज नहीं पूछ सके, आज नहीं पूछ सके। सकारात्मकता के बजाय नकारात्मक विचार उसके मन में आने लगता है और हताशा की भावना आने लगती है। तो मुखर क्रोध जो होता है वो क्या है कि वो जिस भावनाओं को व्यक्ति शब्दों में व्यक्त करता है, कि गुस्से में चिल्ला करके बोला, सुनाई नहीं दिया कक्षा कक्ष में, जोर से ऐसा बोलते हैं, तब क्या होगा? बच्चे सुनेंगे, ओह आज लगता है गुस्से में। और बच्चे कैसा महसूस करेंगे असुरक्षित अपने आप को। तो यह मुखर क्रोध के तरीके में बच्चे कैसा महसूस करेंगे, और बच्चे की जगह पर यदि आप अपने को स्थापित करके देखिए कि आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा लगेगा कि मुझे जब गुस्सा आता है तब क्या करते हैं, मुझे कैसा लगता है कि शारीरिक एक्टिविटी, आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आप गुस्से में हैं या आप स्वस्थ माहौल का क्रिएशन कर रहे हैं, कि वास्तव में आप विद्यालय के कक्षा कक्ष को एंगर फ्री जोन बनाए हुए हैं अथवा नहीं। ये आपके कक्ष की व्यवस्था बता देगी। कभी ये कल्पना भी मत कीजिए कि कक्षा कक्ष में पिन ड्रॉप साइलेंट होगा। यदि ऐसा है तो विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चे की इच्छाएं दमित हो रही है आपसे, वो आपके गुस्से के कारण बच्चे अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंट है। पिन ड्रॉप साइलेंट कभी भी अच्छी स्वस्थ व्यवस्था में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी इस चीज को, चाहे वो विभिन्न जो है संस्थाएं, एनजीओ वगैरह ने भी सर्वे किया है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया कि ये बच्चे दमित हो जाते हैं, भावनाएं दब जाती है, और इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंट वो कक्षा कक्ष होता है। वास्तव में बच्चे होंगे तो कुछ ना कुछ तो बातचीत करेंगे ही, कुछ आपस में कानाफूसी करेंगे, हो सकता है आपसे कुछ पूछने के लिए एक दूसरे को उकसा रहे हो, तुम पूछो तुम पूछो। तो यदि पिन ड्रॉप साइलेंट है तो विचार नहीं है कि क्यों है पिन ड्रॉप साइलेंट। ये जरूर सोचिए मन में कि बच्चे जरूर वो एंगर फ्री जोन नहीं है। हम लोग कहेंगे पिन ड्रॉप साइलेंट है कक्षा कक्ष तो एंगर फ्री जोन हो गया, कभी नहीं है। आचार्य जी, विचार करने की आवश्यकता है कि सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब अपने गुस्से को आप नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि कक्षा कक्ष की पूर्व अपेक्षाएं भी है आपसे, और कुछ प्रश्न होते हैं बच्चों के जिनको संसाधित करने के तरीके आपको बताना होता है। और जब आप उस स्थिति में नहीं होते, एंगर फ्री नहीं होते, तब तक आप सही ढंग से, आपके बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होंगे, आपके शब्द सही नहीं होंगे। सेकेंड इज बिहेवियरल एंगर। Behavioral anger is a physical reaction common in men with anger issue. This can be dangerous as it may be expressed through violence, potentially slipping into destructive or displaced anger. Behavioral anger is impulsive and unpredictable, sometimes ending with unhealthy legal or interpersonal consequences. Behavioral anger can present in as
in the behavior of the teacher, throwing or solving and solving things, breaking things and attacking someone. It is important to identify whether your anger is slipping into this area due to potential legal or interpersonal consequences. कि हम लोग शारीरिक प्रतिक्रिया के क्रम में यदि अपना आपा को देते हैं, बच्चे कुछ यदि कमेंट्स यदि करते हैं जाकर के पीट देते हैं, कुछ यदि आपको नीक नाम रख दिए बच्चे को पीट दिए, बच्चे कुछ किताब में कुछ कोटेशंस लिखे उसको भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि बच्चे वो लिखना सीख रहे हैं, कम से कम उसको पॉजिटिव वे में डालना कि वाह बहुत अच्छा लिखा, इसका ये मीनिंग होगा। चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है कि लव पोएम का पंक्ति वो लिख देते हैं, स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट से के लाइंस को 2 लाइन कोट कर दिए, बहुत ही लवेबल पोएम, तो उसको एक्सप्लेन करके बताना कि देखो इसका ये मीनिंग होगा, उसको पॉजिटिव वे में। यदि बच्चे नेगेटिव वे में, क्योंकि टीनेजर्स जो है नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तो उसके थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ये एक प्रमुख लक्षण होता है एंगर फ्री स्कूल्स का। एंगर फ्री जिसमें लैंग्वेज की क्लासरूम भी होते हैं। तो क्रोध जब करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, खतरनाक होते जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। और यदि व्यवहारिक क्रोध में बच्चे को यदि शारीरिक नुकसान पहुंचा दिए, बच्चे को कहीं दर्द हो गया, कहीं हड्डी चटक गया, तो फिर नॉन वेलेबल सेक्शन है ये ध्यान रखेंगे। बच्चे को शारीरिक चोट पहुंचाना, सीबीएसई में ये रूल है कि आप किसी भी बच्चे का बॉडी टच नहीं कर सकते, गर्ल्स रहे चाहे बॉय रहे। कान में चाबी लगाना तो दूर की बात है, आप उसके बॉडी को टच भी नहीं कर सकते। कि क्रोध में जब वाणी फिसल जाती है तो व्यवहारिक क्रोध का आना स्वाभाविक है, वो अप्रत्याशित होता है, कभी कभी अस्वास्थ्यकर, कानूनी या पारंपरिक परिणामों के साथ समाप्त होता है। व्यवहारिक क्रोध डराने वाले व्यवहार के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। जैसे बच्चे व्यवहारिक तौर पर मान लीजिए कुछ चौक फेंक दिए, पेंसिल का ढक्कन, कलम का ढक्कन फेंक दिए, या गिराने के लिए कोई सामान बच्चे का गिर गया, उठाने के लिए यदि झुके, शिक्षक के समझ में नहीं आ गया, पहले से उनके मन में क्रोध था, उसके प्रति कोई भी पूर्व से पूर्वाग्रह नहीं बना के रखना, ये बच्चा बदमाशी है। बच्चे सभी दिन वही बच्चे बदमाशी नहीं करते, और बदमाशी करना उनका स्वभावगत लक्षण भी है, उछल कूद करना। तो अपने आप को नियंत्रित करना है। उसके बाद एक क्रॉनिक एंगर। क्रॉनिक एंगर इज टिपिकली directed towards other people, situation and even yourself, which can be impact self-esteem. Sometimes it can fly under the radar while simultaneously causing a lot of damage. Chronic anger looks like continuous low-level feeling of anger, resentment, irritability and frustration. As mentioned above, it can be applied to other specific situations or yourself because how you experience and you may have difficulty processing and expressing your needs, which can impact your health, stress level and relationships. जैसे हम लोग प्रत्येक दिन सोचते हैं ये बच्चा हमारे लिए कुछ अपशब्द व्यवहार किया तो ये हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित किया,
बच्चा यदि माफी मांग लिया अपने अपशब्द के लिए, फिर भी आचार्य जी, दीदी जी यदि उसको पीट देते हैं तो बच्चा समझेगा कि इस शब्द से दीदी जी आचार्य जी चिढ़ते हैं तो उनको वही शब्द से चिढ़ाएं। इसीलिए चिरकालीन क्रोध, आक्रोश और चिड़चिड़ापन, हताशा को एक निम्न स्तर की भावना जैसा नहीं देखें कि विशेष स्थितियों पर वो सभी पर लागू होता है, चाहे वो शिक्षक हों, उसके माता पिता हों, छात्र छात्राएं हों, सभी पर यह लागू होता है। इसके लिए क्या करना है कि अपनी आवश्यकताओं को संसाधित करें और व्यक्त करने में यदि कठिनाई है तो कुछ देर आराम से सोचें। तनाव के स्तर पर यदि है, तनाव से मुक्त हो जाएं, क्योंकि ये अवस्था यदि परिवार में है, क्रोध कर रहे हैं तो पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यालय में छात्र और बच्चों के मध्य संबंध खराब हो सकते हैं। वीडियो देखिए, हम लोग एक वीडियो फिर जो है इस पर डिस्ट्रक्टिव एंगर के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एंगर मैनेजमेंट। हेलो चिल्ड्रन, this module tells you about the anger management, that is, how to keep your anger in your control. Let me explain this using a small story. Observe the story carefully. Once there was a little boy who had a very bad temper. His father decided to hand him a bag of nails and said that every time the boy lost his temper, he had to hammer a nail into the fence. On the first day, the boy hammered 37 nails into that fence. The boy gradually began to control his temper over the next few weeks, and the number of nails he was hammering into the fence slowly decreased. He discovered it was easier to control his temper than to hammer those nails into the fence. Finally, the day came when the boy didn't lose his temper at all. He told his father the news, and the father suggested that the boy should now pull out a nail every day he kept his temper under control. The days passed, and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. The father took his son by the hand and led him to the fence. "You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. You can put a knife in a man and draw it out. It won't matter how many times you say, 'I'm sorry.' The wound is still there." We will try to understand the importance of anger management through another story. Observe it. In the earlier days, Buddha was traveling on foot from town to town with some of his disciples. One day, soon after passing a lake, Buddha and his disciples stopped for a rest. He told one of his disciples, "I'm thirsty. Please get me some water from that lake." When the disciple walked up to the lake, he saw some people washing their clothes in it, and just then a bull cart began crossing the lake from the edge. The water became cloudy, and the disciple did not think this was fit for Buddha to drink. He walked back to Buddha and said, "The water is very muddy and is not fit to drink." Buddha then said to his disciples, "Let us rest a little by this tree." After some time had passed, Buddha told the same disciple again to get him some water from the lake. The disciple returned to lake obediently and saw that now the water looked absolutely clear. The mud had settled to the bottom of the lake, and the water above was fit for drinking. Thus, he collected some water in a vessel
and brought it back to Buddha. Buddha looked at the water and then looked up at the disciple. See, you let some time pass and the water became still. The mud settled to the bottom of the lake on its own and you got clear water. It did not require any effort. Students, finally I would like to conclude this session by discussing the importance of patience. Control your anger and don't say things to people in the heat of the moment that you may later regret. Some things in life you are unable to take back. In your life, if a friend or any person becomes frustrated and annoyed with you, even though you haven't done anything, then should you not understand that your friend has had a bad day? Be patient and just let it be. Give it a little time and your friend will come around. Let the water be clean and the mud will settle down on its own. Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop good character. Kids want to know. Imagine that you really want to play soccer at lunchtime, but when the bell rings, you can't find your shoes. When you finally get out to the field, the teams have been picked and it's too late for you to play. Maybe you got so mad that this small problem became a big problem in an instant. When we lose control of our emotions like this, we can call it flipping your lid, kind of like the way a pot might do if it was too full and too hot. A little while later, after you've cooled down, you might even feel sad when you realize that when you had a big reaction to a little problem, you could have hurt someone's feelings. What if I told you that this happens to everyone? Your parents, friends, teachers, and everyone else you know can flip their lid and lose control of their emotions sometimes. We all need to work on managing our feelings. Have you ever wondered why we can have such a hard time keeping our emotions under control? It can be really tough being a kid these days. There's just so much going on every day, at home, at school, even after school. Sometimes it's hard to keep a lid on things, and we act in ways that are not kind or caring, even though we don't mean to be hurtful. There are so many situations that we encounter every day that can cause our emotions to bubble up. Maybe you felt upset or frustrated when you were working on a problem or activity at school and just can't seem to get it right. Maybe something unexpected or embarrassing happened to you in front of your friends. Maybe you had something important to say, but didn't get a chance to say it. These and many, many more situations can cause both kids and adults to flip their lids. So why does this even happen? Well, it has to do with the way our amazing human brains work to help keep us safe. This is your brain, the part of your body that controls everything you do. Let's take a closer look at the parts of the brain and how they can work together to help us keep a lid on things. The brain is a pretty complicated organ, so we're going to use our hand to help us visualize what's happening up there. Let's imagine that our brain has an upstairs and a downstairs. Here, where our thumb is called the midbrain. This is where our emotions and memories are created and stored. Below that is your brainstem. The brainstem controls the things our bodies do that we don't have to think about, like breathing. It also controls our automatic reactions to certain situations. तो इस प्रकार के लैंग्वेज हमने देखे कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेजा। गाड़ी चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, कपड़े साफ हो रहे थे, तो हलचल हो रही थी पानी में। जब हलचल होती है मस्तिष्क में तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, मन स्वच्छ नहीं रह पाता है और व्यक्ति फिर अपने आपे में नहीं रहता है और उन शब्दों को व्यक्त करता है, अपनी मन स्थितियों को अपने बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त करता है और दूसरे को हो सकता है उससे कुछ हानि भी पहुंच जाए। और जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति उस स्वच्छ जल की तरह निर्मल हो जाता है। उसके सोच की समझ और उसके तौर तरीके सभी कुछ इतने स्वच्छ होते हैं
जिस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के क्रोध को भी अपने शांति से सुलझाया था। क्रोध करते तो मारे जाते। तो हम भी क्रोध की अवस्था में वैसा माहौल नहीं बनाए। शिक्षक होने के नाते बच्चों में वैसी अच्छी आदतें डालें कि वह माहौल जो हो जाए मन प्रसाद सौम्यत्वम, वह हो जाए। धन्यवाद।